Assalamualaikum everyone. Hope you all would be fine. So today's topic of discussion is how to prepare PP and CBR for our final professional examination. Not just PP, also CBR. And what are the possible sources to prepare these two subjects? So सबसे पहले PP के लिए हमारे पास हम लोगों ने एक यही बुक पढ़नी होती है, प्रोफेशनलिज्म इन फिजिकल थेरेपी। एंड सीबीआर के लिए हम लोग एक और बुक पढ़ते हैं जो कि हमारी कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर और ट्रेनिंग मैनुअल। तो सबसे पहले अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें तो पीपी और सीबीआर को तैयार करने के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है ना वो इसकी अपनी जो है वो रिटर्न बुक है। और यही दो जो है ये हमारे पास हमारी रिकमेंडेड बुक है। तो दो सोर्स जो है बहुत वैलिड सोर्स है और पेपर यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ पेपर के लिए आप लोगों ने किस तरह से तैयार करना है। जो तीसरा सोर्स है पीपी और सीबीआर को तैयार करने के लिए वो है हमारे पास ये हमारी एमसीक्यूज की बुक। एज यू ऑल नो जो पीपी और सीबीआर का पेपर होता है ना वो टोटली जो है वो हमारा एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है। तो हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक लेनी पड़ती है और इसकी यही एक बुक अवेलेबल है मार्केट में। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा कंटेंट दिखाऊं तो इस बुक में पहले उन्होंने दी है पीपी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, यानी पहले आप अपने पीपी का चैप्टर पढ़ें, उसके बाद यहाँ से चैप्टर वाइज जो है पीपी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद उन्होंने दी है सीबीआर के एमसीक्यूज। ये जो तीन है ये उन्होंने दी है आपके बुक के पोर्शंस में से, और जो चौथा है ना ये उन्होंने एक अलग सी चीज दी है। मैं आपको बताती हूँ क्या चीज है, लेकिन आपने ये चारों जो है ना उसको एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करना है चारों से। एक और चीज मैं आपको बताती चलूँ, उन्होंने सीबीआर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे पीपी की सारी कीज दी है। ठीक है, आप लोगों ने कुछ बच्चे की के लिए परेशान हो जाते हैं तो आप लोगों ने परेशानी होना की भी दी है। तो पीपी की पहले 6 चैप्टर की एक पेज पे दी है और फिर नेक्स्ट चैप्टर्स की ना की जो है ना वो बाकी चैप्टर्स की जो है नेक्स्ट पेजेस पे दी है। उसके बाद उन्होंने अपनी सीबीआर स्टार्ट की है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती चलूँ कि किसी भी एमसीक्यूज को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ये चीज लिख लें उससे आगे कि अगर ये राइट ऑप्शन है तो ये राइट ऑप्शन क्यों है, और अगर ये रॉन्ग ऑप्शन है तो ये रॉन्ग ऑप्शन क्यों है। तो एक्सप्लेनेशन अपने साथ ऐड कर दिया करें ताकि आपको उस चीज को रिटेन रखने में ज़्यादा आसानी रहे, आप चीज़ों को ज़्यादा कोरिलेट भी कर सकेंगे। इस तरह सीबीआर की जो है ना सबसे लास्ट में दी है। तो ये तो हो गए हमारे सोर्सेस पीपी सीबीआर को तैयार करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन तीनों सब्जेक्ट को ना पढ़ना किस तरह से। सबसे पहले ना आ जाते हैं पीपी के ऊपर। अब हम लोग पीपी का चैप्टर खोले ना तो इस तरह से ना पीपी के दिए हमारे पास टोटल 11 चैप्टर्स। हम लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ पीपी में से ना चैप्टर नंबर 9 नहीं करना, बाकी हम लोगों ने 10 चैप्टर जो हम सारे करने होते हैं। तो आप लोगों को पता है पीपी सीबीआर का पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होता है। तो वो बच्चे जिन लोगों को एमसीक्यूज तैयार करने में जरा मसला होता है ना उसके लिए पेपर थोड़ा मसला कर सकता है, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी ना आपने इसको उसी तरह से तैयार करना, फिर आपको चीजें मसला नहीं करेंगी। सबसे पहले पीपी सीबीआर मैं आपको एक चैप्टर बता रही हूँ कि आपने पीपी का किस तरह से पढ़ना और आपने बाकी सारे चैप्टर उसी पैटर्न पे लेके चलने हैं। पहले पहले ना मैं आपको बता दूं हमारे प्रॉफ में पीपी के एमसीक्यूज आए थे ना एज इट इज लाइंस आई हुई थी चैप्टर की। ठीक है, तो आपने इसलिए अपने चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। अच्छा, चैप्टर की रीडिंग का मतलब ये नहीं होता बस एक दफा पढ़ा और उसको छोड़ दिया, पढ़ के आपने उसको रिटेन भी रखना होता है। जैसे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो आपके ना हर चैप्टर के ना स्टार्ट में इस तरह से ये 2-3 कोट्स दी हुई होंगी। आपने ना पहले वो कोट्स तैयार कर लेनी है और देखना है कि वो कोट किसने कही है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकता है कि ये लिखी हो स्टेटमेंट और नीचे पूछा हो कि कोट किसकी है, या ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने इसका नाम दिया हुआ हो। ठीक है, किसी भी स्पेशलिस्ट का उन्होंने पूछा हो कि इनमें से उन्होंने कौन सी कोट दी थी। तो आपने दोनों तरह से तैयार करनी है। अब आपने जब अपना चैप्टर स्टार्ट करना है ना तो आप लोगों ने डेट्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है। ठीक है, और आपने ना इस तरह से अपना चैप्टर कर लेना हाईलाइट, यानी मेन चीजें कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अप्रोचेज है ना तो वो कितनी अप्रोच है, हमारे पास 3 अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, प्रोसीजरल अप्रोच है, एक हमारे पास पावर अप्रोच है। फिर 1970 में पवाल्को ने क्या कहा था। अच्छा, इस तरह करके ना आपने अपना मेन चैप्टर जो है वो हाईलाइट कर लेना, आपको अंदर भी चीजों का ना पता हुआ हो। जैसे रूस्टीन का जो ओपिनियन है ये एमसीक्यूज में आया हुआ है, ये सारे हमारे पास एमसीक्यूज हैं। अकाउंटेबिलिटी किसी प्रोफेशनल में क्या होती है। अच्छा, ये औजार ने 3 डिफरेंट मॉडल्स कौन से दिए थे, उसने कमर्शियल मॉडल में क्या कहा था, उसने गिल्ड मॉडल में क्या कहा था, उसने इंटरेक्टिव मॉडल में क्या कहा था। नेक्स्ट हमारे पास जो ऐसे वाले बॉक्सेस आ जाते हैं, ऐसे वाले बॉक्सेस आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। ऐसे वाले बॉक्सेस एमसीक्यूज बनाना बहुत आसान होता है। अब जैसे हमारे पेपर में एक एमसीक्यू था कि मे एट ऑल ने कितनी जेनरिक एबिलिटीज दी थी प्रोफेशनलिज्म की, तो 10 एबिलिटीज दी थी। इस तरह करके बॉक्सेस भी आपने कोई भी नहीं छोड़ना पीपी का। तो हमारा चैप्टर जाता है एंड। चैप्टर ना बहुत छोटा है, बस आपको चैप्टर करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, इस पहले चैप्टर में ना प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलाइजेशन, प्रोफेशन, इन तीन की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से करना। प्रोफेशनलिज्म की हमारे प्रॉफ में भी जो डेफिनेशन थी ना वो आई हुई थी, ये वाली, ये प्रोफेशन, प्रोफेशनलिज्म और आई हुई थी, ये वाली, ये प्रोफेशन, प्रोफेशनलिज्म और इंडिविजुअल प्रोफेशनलिज्म और ये प्रोफेशनल रोल कॉन्सेप्ट। तो ये वाली डेफिनेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो इस तरह से आपने अपना चैप्टर मेन हाईलाइट कर लेना है। जब आप लोगों ने पहली दफा पढ़ना है ना तो आप लोगों ने इस तरह से इसको हाईलाइट कर लेना, मेन पॉइंट्स अपने निकाल लेना है। अब जब दूसरी दफा अपना चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने जो अपना अपने हाथों से हाईलाइट किया हुआ होगा ना आपने सिर्फ अपनी वो वाली चीजें रिवाइज करनी है बस। सेकंड गो में और थर्ड गो में क्या करोगे, आप अपनी हाईलाइट चीजों को जुबानी याद करोगे, पॉइंट्स बना लेना, कुछ भी बना लेना। इसमें नोट्स मेकिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप अपनी ही बुक के ऊपर इस तरह पॉइंट्स बना लो तो वो जरा ज्यादा ईजी रहेगा। मैं आपको एक और चैप्टर दिखाती हूँ, चैप्टर नंबर 8, जो किस तरह से एज एग्जांपल बता रही हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैंने इसको पीडीओएम से निमोनिक बना के याद कर लिया था। बाकी चैप्टर को मैंने इस तरह से हाईलाइट कर लिया था, मेन पॉइंट्स कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस, इसके क्या प्लस पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं। फर्स्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड में वो क्या कह रहा है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। अगर कोई चीज आई है तो उसमें अगर जैसे पेशेंट सेंटर्ड प्रोग्राम आया उसको पीसीपी से याद कर लिया। अब यहाँ पे ये मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजर्स क्या होते हैं और किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर हम लोगों ने किस चीज को वॉइस को अवॉइड करना होता है और हमारे पास 4 ब्रॉड एरियाज कौन कौन से होते हैं। और इन 4 ब्रॉड एरियाज को याद करने के लिए मैंने फॉयर नेम से निमोनिक बना लिया। आप भी अपना कोई निमोनिक बना सकते हैं जिससे आपको आसान लगे। छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए आप उर्दू में आप लिख सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल इशूज कौन कौन से होते हैं। पेशेंट सेंटर्ड मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट है। अब इन्होंने इतनी सारी थ्योरी दी हुई है, मैंने सारी थ्योरी को इन 4 पॉइंट्स में समराइज किया हुआ है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो बस आपको एक डेमो देने का मकसद ये है कि आप लोग भी अपने सारे जो 10 के 10 चैप्टर हैं इसी पैटर्न पर तैयार करना, आपको बहुत आसानी रहेगी। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज बताई हैं कि कौन सी कैटेगरी को कौन सा कोड देते हैं। फॉर एग्जांपल 9700 रिहैब कोड है, इसके अलावा कोड्स अलग अलग होते हैं। टेबल्स आपने कोई भी नहीं छोड़ना। अब जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, छोटी छोटी चीज़ों की डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है। आप लोगों ने जो वाले पॉइंट्स बने होते हैं ये अच्छी तरह से करने हैं। आप लोगों ने बॉक्स अपने एक दफा देख लेने हैं। यूँ करके इंशाल्लाह आपके 10 चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी सी कलर मार्कर यूज़ करना 2-3 तरह से, 2-3 करोगे, जैसे हाईलाइट करोगे, मार्क करोगे ना तो अच्छी तरह से तैयार होंगे। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है, आप क्या करना कि इसमें ना बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हैं, टोटल 11 से 12 प्रिंसिपल हैं जो पीबी में दिए हैं। आप लोग क्या करना, जब आप लोग सारा पढ़ लो ना तो आप एक पेज पे समराइज कर लेना कि प्रिंसिपल 1 क्या कहता है, प्रिंसिपल 2 में क्या चीज़ आती है, प्रिंसिपल 3 में क्या आता है, प्रिंसिपल 4 में क्या आता है, प्रिंसिपल 5 में क्या चीज़ आती है, और बुलेट्स बना के ना लिख लेना कि किस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने 3 प्रिंसिपल का जिक्र किया, प्रिंसिपल 6, प्रिंसिपल 3, प्रिंसिपल 7। तो आप एट द एंड ऑफ द पेज या एट द एंड ऑफ द कहीं भी ना आपने चीज़ों को समराइज कर लेना ताकि आपको कोई प्रिंसिपल ना भूले ना। ठीक है, और जो 3 प्रिंसिपल का जिक्र यहाँ, किसी प्रिंसिपल का जिक्र किसी चैप्टर में, किसी प्रिंसिपल का जिक्र किसी चैप्टर में, तो जरा प्रिंसिपल याद करने में आसानी रहेगी। प्रिंसिपल से हमारा एक एमसीक्यू आता है प्रिंसिपल 9 से। अभी मुझे मेरा नोट्स मिल नहीं रहा, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ वो जरूर शेयर करें ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमारी पीपी हो जाएगी तैयार। अब जरा चलते हैं सीबीआर के ऊपर।
तो सीबीआर ना बहुत आसान है बच्चों, सीबीआर बहुत आसान है। ये सारी चीज़ें हमने मेडिसिन में पढ़ी, हमने पीड्स में पढ़ते हैं और इसके असेसमेंट भी हम लोगों ने काफ़ी जगह पढ़ी होती है, तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल बॉडी फंक्शन सारी एनाटमी है, ये हम लोगों ने बायोमैकेनिक्स में पढ़ा होता है। तो सीबीआर इज क्वाइट ईजी। लेकिन मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊं, वैसे तो डीवीएन ऐसी होती है ना कि 45 एमसीक्यूज पीपी से आने होते हैं और 45 सीबीआर से आने होते हैं। लेकिन हमारी दफा ये प्रैंक हुआ था कि 45 एमसीक्यूज ना हमारे पीपी से ही आए थे, बुक की लाइन्स थी। लेकिन जो 45 एमसीक्यूज सीबीआर से आने थे ना, वो सिर्फ टोटल 2 एमसीक्यूज थे जो सीबीआर से थे, बाकी सारे एमसीक्यूज एक केस रिपोर्ट से आए थे। मैं केस रिपोर्ट भी आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। तो सीबीआर को पढ़ने का तरीका बहुत आसान है, एज इट इज कि आपने ना अपनी चैप्टर को अपनी ना मेन चीजें ना हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से। अब और जब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने सेकंड दफा पढ़ना है ना, तो आप लोगों ने सिर्फ अपनी हाईलाइटेड चीजें ना वो पढ़नी है। सिर्फ जिस तरह मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैंने एक दफा पढ़ा, मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लिया और हाईलाइट करने के बाद जब मैंने सेकंड गो दी तो मैंने सिर्फ अपनी हाईलाइटेड क्वेश्चन को ना पढ़ा बस। मैं कोई अंदर डिटेल्स में नहीं गई इस तरह करके। एक ये मिनिमाइजेशन का चार्ट है जो आप सबके पास होना चाहिए, तो मैंने स्टिकी नोट पे करके लिख लिया, तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना इस तरह से। मैंने तो सारा समराइज कर लेती होती थी ताकि मुझे अंदर चैप्टर के जाना ही ना पड़े। जब मैं सेकंड गो दूँ तो मैं बस अपनी हाथों से लिखी हुई चीजें करूँ। ये और एस वाला जो था, ये हमारे पास प्रॉफ एमसीक्यूज आए थे, कितनी शुगर कितने जो है ना वो सॉल्ट डालते होते हैं। बाकी जो ये है कि स्केलेटल के कितने फंक्शन होते हैं, स्केलेटल का फर्स्ट फंक्शन कौन सा, ये स्केलेटल का थर्ड फंक्शन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, फोर्थ कौन सा होता है, ये सब एमसीक्यूज में आते होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप लोगों ने ये वाला चैप्टर करना है ना, नॉर्मल मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, आपने ना इसमें एक तो हर जॉइंट की टाइप तैयार करनी है, वो जनरल एनाटॉमी वाली। दूसरा ना आपने हर जॉइंट की ना पॉसिबल रेंज ऑफ मोशन जरूर लिखनी है। अच्छा, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, लाइक शोल्डर की फ्लेक्शन एक्सटेंशन मैक्सिमम कितनी होती है, अब एल्बो की फ्लेक्शन, पहले एल्बो पे कौन कौन सी मूवमेंट होती है और कितनी कितनी डिग्रीज होती है, रिस्ट पे कौन कौन सी होती है, हैंड के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट होती है, लेग्स पे कौन कौन सी होती है। इसके अलावा ये मैंने नी की लिखी हुई है। अच्छा, नेक एंड बैक के ऊपर हमारे पास मूवमेंट कैसी होती है, ट्रंक की हमारे पास मूवमेंट कितनी होती है, अच्छा अपर बैक की कितनी होती है, तो कौन कौन सी होती है। इसके अलावा हमारे पास तीन कौन कौन से मेन एरिया जहाँ पे हमने फोकस करना होता है। और ये वाला जो बॉक्सेस है ना, डेवलपमेंट माइलस्टोन। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों ने ना माइलस्टोन्स बहुत अच्छी से तैयार करने हैं। अभी माइलस्टोन्स है ना, ये आपको पीडियाट्रिक्स में भी हेल्प करेंगे और पीड्स के साथ आपको इस यहाँ वाले बॉक्स में भी हेल्प करेंगे। जो माइलस्टोन्स है वो इसकी पीड्स की बुक में बहुत अच्छे दिए हैं, आप लोग या तो वहीं से कर लेना या एमपीटी के नोट से कर लेना, जहाँ से आपका दिल करे आप गूगल से भी कर सकते हो। लेकिन आपने माइलस्टोन बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं। तो इस तरह से करके हम अपना सारा जो है वो निचोड़ निकाल लेंगे। बॉक्सेस हमने सारे करने हैं सीबीआर के। और एक ये वाली चीज़ भी तैयार कीजिएगा कि बर्थ के टाइम पे गर्ल्स और बॉय का वेट कितना होता है और इनकी हाइट कितनी होती है। वाला जो चार्ट है कि मिड पे जाके किस चीज़ को डिनोट करता है, तो आप लोग ये वाला चार्ट भी जरूर तैयार कीजिएगा। और ये कि हर एज पे कितना कितना वेट होता है। तो खैर वो जब आप लोग एक दफा पढ़ोगे ना, तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि इसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने डिजीज से सेरिब्रल पाल्सी है और आप लोगों ने सेरिब्रल पाल्सी पढ़नी है, तो आपने पहली बहुत जगह सेरिब्रल पाल्सी पढ़ी होगी, पीड्स में पढ़ी होगी, मेडिसिन में पढ़ी होगी, वैसे फिजियोथेरेपी में पढ़ी होगी, पीटी2 के न्यूरो में पढ़ी होगी। तो आपका अपना पुराना नॉलेज भी इनमें यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक और मैं बस आपको इलाज करें, ब्लाइंडनेस फॉर एग्जांपल, हमारे पास ब्लाइंडनेस वाला चैप्टर है ना। अब मैंने इस ब्लाइंडनेस की ना सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें हो सकती है मैंने एक पेज के ऊपर लिख ली है। मैं आपको करीब करके दिखाऊं, देखें ब्लाइंडनेस कैसे प्रीमेच्योर बर्थ होती है, इसकी क्या क्या कॉजेज होती हैं। इसके अलावा इसकी ब्लाइंडनेस की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, ब्लाइंडनेस की क्या कॉजेज होती हैं, ब्लाइंडनेस के क्या सिम्टम्स होते हैं। अब मैंने एक पेज पे लिख लिया और ये ब्लाइंडनेस की टाइप्स का ये वाला पेज पे। अब जब मैं ब्लाइंडनेस रिवाइज करने लगूंगी ना, तो मैंने क्या करना, मैंने सिर्फ अपना ये वाला पेज रिवाइज कर लेना। तो आपको एक दफा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आपका टाइम भी बहुत बचेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 1 घंटा लगता है सीबीआर को रिवाइज करने में। सो इस तरह से करके आपने अपनी सीबीआर कर लेनी है तैयार। एट द एंड आपने अपनी उठानी है अपनी एमसीक्यूज वाली बुक और आपने अपने चैप्टर वाइज जो है वो आपने ना अपनी चैप्टर वाइज जो है ये एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। हर चीज़ के लिए आप लोग हर चीज़ के एमसीक्यूज करोगे तो आपको हो जाएंगी। और एक और सजेशन ये है कि जो आंसर का जो मेन जो राइट ऑप्शन होता है ना, वो आप इस तरह किसी हाईलाइटर से मार्क किया करें, ताकि आप लोग को ना जो आंसर होता है वो ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहे। कलर से जब हम किसी चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं ना, तो कलर वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से हमारे व्यूज ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बुक्स की कर ली बात। अब हम लोगों ने और क्या चीज़ें जो अपनी तैयारी में इंक्लूड करनी है। अब जरा हम लोग मूव करते हैं अपनी ड्राइव के लिंक पे। इस ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें सीबीआर की बुक है, इसमें पीपी की बुक है, उसमें एमसीक्यूज डाले हुए हैं ना, ठीक है, पीपी सीबीआर के। अब आप लोगों ने ना यहाँ से केस रिपोर्ट ना ओपन करनी है और इस केस रिपोर्ट में ना जो इस सारी केस रिपोर्ट क्या करना है, रीड कर लेना। अब आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा कलर का बोल रहा है, लेकिन इस केस रिपोर्ट में ना चीज़ें हाईलाइटेड हुई हैं। अब जो ये हाईलाइट हुई है ना, ये हाईलाइट चीज़ें एज इट इज हमारे प्रॉफ में एमसीक्यूज आई थी। हमारे प्रॉफ में सीबीआर से सिर्फ 2 एमसीक्यूज आए थे और बाकी सारे एमसीक्यूज इस केस रिपोर्ट से आए थे। वैसे तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आप देखें तो 39 पेजेस की है टोटल, ये देखें 39 पेजेस की है, लेकिन सारे एमसीक्यूज जो थे वो यहाँ से थे। सारे नहीं कह सकते, मतलब मोस्टली एमसीक्यू सीबीआर की बजाय इस रिपोर्ट से आए हुए थे। तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से ना तैयार कर लेना। इसका मैं लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में कर देती हूँ प्रोवाइड, तो आप लोग ना इसको एक दफा अच्छी तरह से जो है वो पढ़ लेना। तो एक हम लोगों ने वो 3 बुक्स कर ली, चौथा हमारे पास हो गया कि हमने ये रिपोर्ट अच्छी तरह से पढ़नी है। फिफ्थ आ जाओ आप लोग इसी एक और ड्राइव लिंक के ऊपर, इसमें ना मैंने सीबीआर के पॉइंट्स डाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना। आपने सीबीआर के पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं अपने रिवीजन के लिए। चौथा सोर्स है हमारा, ठीक है। और साथ ही एमसीक्यूज में ये पढ़ लोगे आप। इसके अलावा पीपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, पीपी के एमसीक्यूज कर लोगे। आप यकीन करो, मैं अगर आप लोग को दिखाऊँ ना, जैसे चैप्टर 1 टोटल 6 पेजेस हैं, ठीक है। जब इसमें ना आप लोगों ने क्या करना, पीपी का पहले चैप्टर पढ़ना और चैप्टर पढ़ने के बाद ना इसके पॉइंट्स यहाँ से तैयार कर लेना। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और पूरा चैप्टर पीपी का जिनको याद नहीं होता, यहाँ से बहुत अच्छे समराइज होकर याद हो जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, इसके दिए हुए हैं और टोटल हमारे पास 6 पेजेस हैं। तो ये 6 पेजेस लाइफ सेवियर है। अब कुछ एमसीक्यूज दिए हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस के पास, आप लोग रिवाइज कर लें। तो इन दोनों ड्राइव के लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेश कर लूँगी। आप लोग वहाँ से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, ये लिंक सेव कर लीजिएगा, आप जो भी आपका दिल चाहे। मैं आपको बताऊं टोटल आप लोगों ने तैयार कैसे करना है। आपने पीपी सीबीआर हमारा एक माइनर सब्जेक्ट है, आपने इसको बर्डनाइज नहीं करना। मैं क्या करती होती थी, मेरा तैयार करने का तरीका ये था, मैंने ना हर वीकेंड पे ना संडे वाले दिन सिर्फ पीपी का ना एक चैप्टर करना होता था, 3 आवर्स ना। तो मैंने इस तरह 10 अपने संडे यूटिलाइज किए थे और मेरे 10 संडे में ना पीपी मेरी तैयार हो गई थी, ठीक है। मैंने पढ़ लिया था, गो थ्रू कर लिया था, चाहे टेस्ट हो टेस्ट नहीं हो मंडे को या किसी और चीज़ का सब्जेक्ट का टेस्ट हो, लेकिन मैंने 3 आवर्स फिक्स किए हुए थे एवरी संडे कि मैंने पीपी का ना एक चैप्टर करना ही करना है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। जब मैंने पीपी कर ली, फिर इसी तरह मैंने एक वीकेंड जो था, एक वीकेंड में मैंने अपना सारा ये वाला पोर्शन कर लिया था, हेल्थ इन द कम्युनिटी, बहुत आसान था। इसमें टोटल 3 आवर्स लगे थे अपने 5 पोर्शन करने में। फिर मैंने नेक्स्ट वीकेंड पे ये सारा कर लिया था और इस तरह फिर मैंने 2 डिजीज का तैयार करना शुरू की थी। तो टोटल मुझे 4 वीक्स लगे थे मुझे अपनी सीबीआर तैयार करने में, यानी टोटल 14 वीक्स में 14 सिर्फ संडे को भी सिर्फ 3 आवर्स मेरी पीपी सीबीआर जो ना वो दरमियान में तैयार हो गई थी अपने ईयर की ना। मैंने इसको लास्ट में नहीं छोड़ा था, जब मैंने इसको तैयार करके साइड पे करती थी, उसके बाद जब टेस्ट वगैरह होते थे तो टेस्ट देने से पहले मैं बुक से एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेती होती थी। तो इस तरह करके मेरी पीपी सीबीआर बहुत अच्छी से तैयार हो गई थी, मुझे बर्डन भी नहीं आया और एंड पे मैंने अपना वही टाइम पीटी2 और पीटी3 को दिया। पीटी2 का सिलेबस बहुत सारा है, तो आप इससे अच्छा आप लोग अपनी ईयर के दरमियान में पीपी सीबीआर तैयार करो, ठीक है। स्टैंड अप बहुत अच्छी तरह देना। मैं आपको बताऊं स्टैंड अप मैंने अपना फुल ऑन प्रिपेयर होकर दिया था, ठीक है। स्पेशली सर ने मुझे बुला के कहा था कि फराह का पेपर बहुत अच्छा था, मतलब यू आर
फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रॉफ ना सीबीआर पीपी और सीबीआर के लिए ना, तो आपने अपना क्या करना, यही एम रखना कि हमने सेंड अप तक पीपी सीबीआर फाइनल कर देनी, बिल्कुल फाइनल। इसकी एक चीज़ भी ना अपने सेंड अप के बाद के लिए नहीं छोड़नी। सेंड वही वाले डेज जो आपने एक हो या 2 दिन हो, वो आप अपने किसी और सब्जेक्ट पीटी 2 में ऐड कर लेना, ठीक है। और अगर आप इसको सेंड अप में वाइंड अप करके रख देना, और जो प्रॉफ का पेपर होगा ना उसमें एक छुट्टी होती है, और अगर एक छुट्टी ना भी हो तो आप उसको थोड़ी देर में रिवाइज कर सकते हो इस तरह करके, और आप सिर्फ इसको भी प्रॉफ में रिवाइज कर लेना। अगर मैं आपको रिवाइज की बात करूँ तो टोटल 2 आवर्स लगे थे मुझे पीपी को रिवाइज करने में, और टोटल 1 और लगा था सीबीआर को रिवाइज करने में, क्योंकि मैंने अपना सारा डाटा बाहर निकाला हुआ था, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने में मुझे 1 और लगे थे। हमारे पेपर रमजान में थे, तो मुझे याद है मैं 5 बजे बैठी थी और अफ्तारी से पहले 6:15 बजे तक मैंने अपनी इस बुक के सारे एमसीक्यूज जो थे ना एक दफा पढ़ लिए थे। टोटल 1 और एंड 15 मिनट्स में मैंने इस बुक के एमसीक्यूज कर लिए थे। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत डिस्टिंक्शन वाला सब्जेक्ट है। अगर आप लोग तमीज से पढ़ो और अपनी केस रिपोर्ट अपनी लाजमी पढ़ना, हर पॉसिबल सोर्स मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों ने जो टाइम मेरे साथ ये 15-20 मिनट इन्वेस्ट किया ना, बहुत वर्थ है, बहुत वर्दी है, ठीक है। आप लोग खुद काम आएंगे ये टाइम और ये वक्त जो आपने इन्वेस्ट किया मेरे साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फी मान लो। कोई क्वेश्चन हो, ड्रॉप योर क्यूरी इन द कमेंट सेक्शन। आउट एंड ओवर।